हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट वो हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 10% लॉ और एनर्जी फ्लो डायग्राम के बारे में पढ़ लिया था कि 10% लॉ है वो किसने दिया है, क्या क्या चीजें हैं वो स्टेट करता है उसमें, मतलब मेन 10% लॉ क्या बताना चाहते हैं वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी पास हो रही है वो कैसे पास हो रही है वो चीजें भी हमने डिस्कस कर ली थी। आज की जो क्लास है इसमें हमें जो इन्वायरमेंटल इशू है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है उनके बारे में डिस्कस करना है। मेनली हमें अपने चैप्टर में दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन के बारे में पूरी डिटेल हमें यहाँ पढ़नी है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट है क्या, किस टाइप का वेस्ट होता है और वेस्ट के कौन-कौन से टेक्निक्स को यूज करके हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में, देन उसके बाद हम वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो ओजोन है ये एक लेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ, जो कि सन से जो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उनको रोकने का काम करती है। और जो ये लेयर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। 9th क्लास में आपने नेचुरल रिसोर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें 5 स्फेयर्स पढ़े होंगे। हम जिस स्फेयर में रहते हैं वो होता है ट्रोपोस्फेयर, और ओजोन जिस स्फेयर में प्रेजेंट है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है। तो ओजोन लेयर है उसको कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है ये लेयर। और ये क्या कर रही है, जितनी भी सन से रेडिएशंस आ रही हैं उनको ये रोकने का काम करती है। यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 टाइप है इनके, यूवीसी, यूवीबी एंड यूवीए। यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। तो यूवीसी है वो उस रेडिएशन, यूवीसी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट सी, उसको जो ओजोन लेयर है वो कंप्लीटली क्या कर लेती है, पूरा का पूरा यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको बिल्कुल भी आगे पास होने नहीं देती है। जो यूवीबी है, यूवीबी को कुछ अमाउंट तक जो ओजोन लेयर है, जो लेयर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में अर्थ के चारों तरफ, वो क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ अमाउंट यूवीबी का एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ अमाउंट अर्थ पे इसका पहुंच जाता है। और बात करें यूवीए का, तो यूवीए है वो जो ओजोन लेयर है उसको क्रॉस करके, मतलब यूवीए को ओजोन लेयर नहीं एब्जॉर्ब कर पाती और वो डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच जाती है? अर्थ पे पहुंच जाती है। तो ये अलग अलग टाइप है जो यूवी रेज है उनके। तो हमें पढ़ना है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन होल के बारे में। ओजोन डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, उसके अंदर होल बन रहा है। तो होल बन रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो लेयर है ये इसके अंदर आर पार कोई होल हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई होती है ओजोन की, वो धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जहां ये यूवी रेडिएशंस को रोकने का काम कर रही है, अब ये इसकी थिकनेस है उसी की वजह से ये एब्जॉर्ब कर पा रही है इसको प्रॉपरली। अगर ये इसकी थिकनेस ही कम हो जाएगी तो ये रेडिएशन पार करके डायरेक्ट ओजोन लेयर को कहाँ पहुंच जाएंगी? अर्थ के ऊपर पहुंच जाएंगी। तो जो थिकनेस हो रही है वो किस वजह से हो रही है? जो अलग-अलग पोल्यूटेंट्स हम जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, एयर के अंदर जो अलग-अलग पोल्यूटेंट्स मिक्स कर रहे हैं, उनकी वजह से इस लेयर का जो डिप्लीशन है वो हो रहा है। कैस कौन-कौन से? सीएफसीज हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, क्लोरीन फैमिली के मेंबर्स हो गए। तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, यहाँ ओज़ोन को डिप्लीट करने का काम करते हैं। इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ओजोन लेयर जो ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। तो जैसे कि तो क्या करेंगे वो यहाँ पे, जैसे कि NO ही पहुंच गया यहाँ पे, नाइट्रोजन NO यहाँ पे पहुंच चुका है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो क्या करेगा ये? इसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। क्या करेगा? O3 के साथ रिएक्शन करके और क्या बना लेगा ये? NO2 प्लस O2 प्लस O2 की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो इसी टाइप से जितने भी पोल्यूटेंट्स हम रिलीज कर रहे हैं, अपना एटमॉस्फेयर उसके अंदर, एयर के अंदर पोल्यूट कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे पोल्यूटेंट्स कहाँ पे
जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उसको डिप्लीट करने का काम करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करके उसके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करते हैं। मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करेंगे तो ओजोन जो O3 बॉन्डिंग थी वो टूट जाती है और जो उसकी थिकनेस है, मोटाई है, वो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी की पूरी डिटेल्स हमें अब आगे डिस्कस करनी है कि ओजोन लेयर है वो होती क्या है, यूवी रेडिएशंस का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओजोन होल है वो क्या है, कब उसको मेजर किया गया था, और जो अलग अलग जो इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है उनमें ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप फॉलो किए गए, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे पढ़। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का ओजोन डिप्लीशन ही है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना आप, या फिर आप सेकंड टर्म के एग्जाम दोगे अभी, तो उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पहले तो क्या सब्जेक्टिव होता था, तो उसमें पूरा 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया, 5 नंबर में पूछ लिया, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था। अब एमसीक्यू टाइप तो भई ओज़ोन का फ़ॉर्मूला क्या है? ओज़ोन को किसमें मेज़र करते हैं? ओज़ोन होल का मतलब क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। पहले वीडियो देखो, उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी है, वहाँ से इसको अच्छे से कवर करो। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं ओज़ोन। तो मेनली जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पहुँचा रही है, वो 2 ही प्रॉब्लम है हमारे पास, ओज़ोन लेयर डिप्लीशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमें पहले ओज़ोन लेयर के बारे में पढ़ना है। ओज़ोन लेयर है, वो क्या है? एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है किसके? अर्थ के चारों तरफ। जितनी भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आ रही हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करती है। यूवी रेडिएशंस है वो हमारे लिए हार्मफुल हार्मफुल कैसे है? अगर हमारी स्किन में एंटर कर गई तो उसे स्किन में इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर भी, प्लांट्स का जो स्टोमेटल पार्ट होता है, लीव्स है, उसको येलोइश कलर में कन्वर्ट कर देती है, स्टोमेटा को डैमेज कर देती है और वो ढंग से फोटोसिंथेसिस उनमें नहीं हो पाती। अगर प्लांट अच्छे से फूड ही प्रिपेयर नहीं कर पा रहा तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अर्थ के चारों तरफ, जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन का अगर फॉर्मूला देखें तो ओजोन का फॉर्मूला हो जाएगा O3। एंड इसको मेजर किस में करते हैं? ओ अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि भई ओज़ोन की लेयर पहले इतनी थी, अब इतनी है, इसकी जो थिकनेस है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? तो ओज़ोन को जो जैसे कि हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, या कोई लिक्विड चीज़ है उसको लीटर में मेजर करते हैं, तो इसी टाइप से ओज़ोन को मेजर करने के लिए डोप्सन डोप्सन यूनिट का यूज़ किया जाता है, जिसको डीबी से डिनोट किया जाता है। ओजोन है, इसको किससे मेजर किया जाता है? डोप्सन से मेजर किया जाता है, और डिनोट किससे करते हैं? इसको डीबी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, ओजोन है वो पॉइजनस भी है। हम एक साइड पढ़ रहे हैं कि भाई ओजोन लेयर है वो हमारे लिए क्या है? प्रोटेक्टिव है। ओजोन लेयर है हमारे लिए प्रोटेक्टिव है, हम ये बात बार-बार बता रहे हैं कि भाई यूवी रेडिएशन को रोक रही है, तो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करे, एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रही है, हमें यूवी रेडिएशन से बचा रही है। लेकिन ओजोन लेयर, जो ओजोन गैस है, गैस की लेयर है ये पूरी की पूरी एक, तो ये गैस अगर ट्रोपोस्फेयर में, मतलब जिस स्फेयर में हम रह रहे हैं वहां पे अगर प्रेजेंट है, देखो 90% जो ओजोन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में। 90% है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन 10% ओजोन कहाँ पे है? ट्रोपोस्फेयर में। जो अपना जिस स्फेयर में हम रह रहे हैं उस स्फेयर में क्या प्रेजेंट है? 10% ओजोन प्रेजेंट होती है। तो ये जो 10% है ना, ये क्या होगी? ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगी। जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है, 90% ओजोन, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है, वो हमारे लिए यूजफुल होती है। ओजोन लेयर है उसको क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव। इसका नोट्स देख लेते हैं पहले। ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट। जो ओजोन लेयर है वो अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है,
जो कि यूवी रेडिएशन, जो सन से यूवी रेडिएशंस आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बीइंग्स फ्रॉम एनी हेल्थ हजार्ड एज सच एज स्किन कैंसर, कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स। अलग अलग जो डिजीज है उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे कि कैंसरस डिजीज हो गई, उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। प्लांट्स को भी जो उनका स्टोमेटल पार्ट है उससे डैमेज होने से बचा रही है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। इट इज डेडली पॉइजनस एट ग्राउंड लेवल। अगर ये ग्राउंड हाईएस्ट लेवल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है वो क्या है, यूजफुल है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो नीचे जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, हमारे लिए पॉइजनस होगी। जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होगी वो यूजफुल होगी, और जो लेयर ओजोन गैस है जो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसमें प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगी, हमारे लिए पॉइजनस होगी। ओजोन लेयर है वो क्या है, एलोट्रोप है किसका, ऑक्सीजन का। ट्राई एटॉमिक O3 है तो O3 इसका जो फॉर्मूला होता है तो क्या होगा, O3 है तो मतलब तीन तीन मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो रहे हैं किसके, ऑक्सीजन के। O3 में तीन मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो रहे हैं ऑक्सीजन के, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट कर रहा है। ओजोन का जो ओजोन गैस है उसका कलर होगा वो ब्लू कलर होगा और प्यूजेंट स्मेल होती है, इसकी प्यूजेंट ऑर्डर आएगा, इससे हाईली पॉइजनस होती है लिविंग सिस्टम में। अगर ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है तो हाईली पॉइजनस होती है हमारे लिए। और डज नॉट रीजन कॉल्ड, इसका जो रीजन नहीं है, कौन सा रीजन नहीं है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ये नहीं होनी चाहिए, ओजोन लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर ट्रोपोस्फेयर में आ गई तो वो हमारे लिए पॉइजनस हो गई। ओजोन लेयर इज हाईली इंपॉर्टेंट एज फिल्टर आउट द हार्मफुल हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट कमिंग फ्रॉम द सन। ओजोन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो सारी की सारी जो यूवी रेडिएशंस है उनको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है और हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ओजोन जो लेयर है उसका स्प्लिट आउट मतलब वो टूट कैसे रही है, उसका स्प्लिट डाउन कैसे हो रहा है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, O3 मॉलिक्यूल था। O3 यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में किस में टूट गया, ऑक्सीजन प्लस O प्लस कुछ एक जो डायटोमिक फॉर्म है ऑक्सीजन की वो बना दी, और एक सिंगल ऑक्सीजन की फॉर्मेशन सिंगल ऑक्सीजन जो एटम है उसकी फॉर्मेशन कर दी, और साथ में कुछ हीट रेडिएशंस निकल गए। इसके अलावा इसको NO के साथ भी जब हम रिएक्ट करवाते हैं O3 प्लस NO, तो ये क्या बना लेगा, O2 यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में क्या बना देगा, O2 प्लस NO2, NO2 की फॉर्मेशन कर लेगा। तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है जो क्या कर रहे हैं, O3 को डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। O3 है उसको डिप्लीट, जो हमारे पास ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने का काम करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, HFCs हो गए, नाइट्रस कंपाउंड हो गए, इसके अलावा जो क्लोरीन कंपाउंड है वो हो गए, वो सारे के सारे क्या करेंगे, O3 के साथ रिएक्ट करेंगे, जो ओजोन गैस है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उसको डिप्लीट करने का काम कर देंगे और कोई और मॉलिक्यूल बना देंगे उसकी जगह। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन कैसे होगी, हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन है वो O2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगी पहले तो, और फिर फ्री एटम्स के फॉर्मेशन, जैसे कि ये था, क्या किया इसने, ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वही जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच चुका है, जो हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है वही जब स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, वो यूवी रेडिएशंस के इफेक्ट की वजह से क्या सिंगल एटम की फॉर्मेशन कर लेते, सिंगल ऑक्सीजन एटम की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन एटम में क्या करेगा, ये जो हमारी जो O2 थी उसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट करके O3 की फॉर्मेशन कर रहा है। O3 की फॉर्मेशन भी कर रहा है ऑक्सीजन टूट के, और कई बार क्या करेगा, डिस्ट्रैक्शन में ये सिंगल जो हमारे पास एटम बचा है यही यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, O2 प्लस O2 दो मॉलिक्यूल्स भी बना देते हैं। तो ऑक्सीजन है वो डिस्ट्रैक्शन एज वेल एज फॉर्मेशन दोनों में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाई प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, यूवी एनर्जी हाई एनर्जी है,
उसकी प्रेजेंस में टूटेगा और फिर किसके साथ, O2 के मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन होके किसकी, ओजोन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देता है। ये मेनली 390 नैनोमीटर पे ये रिएक्शन चलती है। 390 नैनोमीटर ये वेवलेंथ है, इसके ऊपर ये जो रिएक्शन है ये चलती। तो आपको ये चीज ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद होना चाहिए कि फॉर्मेशन कैसे हुई है। फिर उसके बाद देखते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हुआ, किस वजह से हो रहा है, कौन कौन से पोल्यूटेंट है जिनकी वजह से हो रहा है, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं उसके लिए। तो जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस हो रही है मेनली कहाँ पे, अंटार्कटिका रीजन। अंटार्कटिका तो पता ही होगा आपको, ये अपनी अर्थ है, बीच में होता है इक्वेटर, ऊपर होता है आर्टिक रीजन और नीचे होती है अंटार्कटिका रीजन। तो इस नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसी के अंदर क्या हो रखा है, जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस कम हो रखी है, जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं। द डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985। 1985 में पहली बार ओजोन लेयर है उसके अंदर ये जो होल है ये देखा गया था, इस ऑब्जर्व किया गया था। और जैसे ही जहाँ पे थिकनेस कम मिली उसको क्या बोल दिया गया, क्या नाम दे दिया गया उसको, ओजोन होल, क्योंकि यहाँ से यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्ट पास होनी स्टार्ट हो गई थी। This decrease was linked to excessive use of synthetic chemical like chlorofluorocarbon, which are used in refrigerator, ACs, fire extinguisher, aerosol spray। देखो, सब जब इस को देखा गया था, इस होल को ऑब्जर्व किया गया था, तो क्या माना गया कि भाई जो CFC गैस है उसका हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। कहाँ पे, जो अपना रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है घर में, उसके अंदर भी CFC होती है। एसी, वो भी जो एसी लगा के रखते हैं तो उसमें से भी क्या CFC रिलीज होती है। फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनसे भी जो गैस निकलती है वो CFC निकलती है। एरोसोल स्प्रे जितने भी हम यूज करते हैं उनसे भी CFC गैस निकलती है। तो जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रही है, ओजोन को डिप्लीट करने का काम कर रही है, उसकी जो थिकनेस है उसको डिक्रीज करने का काम करती है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सक्सीड इन फोरिंग एग्रीमेंट स्टॉप CFC प्रोडक्ट। क्या किया, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसने क्या किया, एक स्टेप उठाया कि भाई CFC का प्रोडक्शन ही मत करो। CFC प्रोड्यूस ही नहीं होगी, अगर उसका यूज ही नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो डिप्लीशन हो रहा है वो कम होता चला जाएगा। 1986 में ये स्टेप उठाया गया था। और कौन सा प्रोटोकॉल दिया गया, क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया, जो कि 2005 में लागू हुआ था। ये जो स्टेप है ये कब उठाया, 1986 में। ये प्रोटोकॉल कब बनाया गया, 1997 में। एंड ये प्रोटोकॉल लागू कब किया गया, 2005 में। 2005 में जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो लागू किया गया। इस प्रोटोकॉल से पहले एक प्रोटोकॉल और आ गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल 1987 में पास किया गया था और 1989 में इसको लागू कर दिया गया था। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल ये भी किससे रिलेटेड था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनको रोकने के लिए, जो ओजोन की थिकनेस है उसको कम करे, उन्हीं सब्सटेंसेस को रोकने के लिए था। तो मेनली ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अब UNEP है, इसने जो स्टेप उठाए थे उसमें 2 प्रोटोकॉल दिए गए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, 2005 में ये इनफोर्स आया था, मतलब लागू किया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये 1987 में दिया गया था, 1989 में इसको लागू किया गया था। तो मेनली CFC को उस टाइम पे माना गया था कि भाई CFC का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं हम, तो उस वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है। और फिर जो CFC से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनको रोकने का काम किया गया, और CFC की जगह किसका यूज करने लगे, HFCs का यूज करने लगे। HFC जो गैस है उसका, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, उसका यूज किया जाने लगा CFC की जगह पे। और प्रोटोकॉल दो प्रोटोकॉल दिए गए, मॉन्ट्रियल एंड क्योटो प्रोटोकॉल। फिर देखते हैं कि जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उसके इफेक्ट क्या क्या है। अगर ओजोन के अंदर होल हो रहा है, उसकी थिकनेस कम हो रही है, तो उससे नुकसान क्या पहुंचेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखने हैं। तो ओजोन है वो डिप्लीट होगी, उस तो सारे की सारी यूवी रेडिएशंस हैं वो क्या होंगी, अर्थ पे पहुंच जाएंगे। अगर अर्थ के ऊपर यूवी रेडिएशन आई तो वो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट और बाकी जो भी इकोसिस्टम इन्वायरमेंट है हमारा, सबके लिए हार्मफुल होगी। ह्यूमन बीइंग में स्किन कैंसर हो सकती है, हमारी आईज है उनमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट डिजीज जो अपना रेटिना है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम पे भी, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालती है। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी आएगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी या मतलब कोई भी फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल, एनिमल्स में बात कर सकते हो, ह्यूमन में बात कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। क्रॉप यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटल पार्ट है, उसी को ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ये जो अ, स्टोमेटा डैमेज हो गया, और जो कलर है जो लीव्स है उसका कलर येलोइश कलर का हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो यही होगा ना कि उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगी, और किसी भी चीज को फूड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो वो सरवाइव कैसे करेगा, तो कुछ ना कुछ नुकसान उसको पहुंचेगा। तो क्रॉप यील्ड है उसमें डिक्रीज हो जाएगा, स्मोक फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इफेक्ट क्या-क्या हो जाएंगे, स्किन कैंसर, डैमेज ऑफ आईज, आल्सो इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिजीज इन आईज, रेटिना से रिलेटेड डिजीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, डैमेज इन इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा, साथ में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर भी ये इफेक्ट डालते हैं। इंक्रीज इन एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होंगे उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर मिलेगा। डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड है उनके अंदर डिक्रीज होगा, प्लांट्स का स्टोमेटल पार्ट है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस बोला जाता है उसको, नेक्रोसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। और स्मोक फॉर्मेशन हो जाएगा ओजोन डिप्लीशन की वजह से, अगर यूवी रेडिएशन अर्थ पे पहुंची तो इसलिए बोला जाता है कि कम से कम एयर को पोल्यूट करो ताकि हम सेफ रहें। ओजोन के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, ओजोन लेयर होती क्या है, क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, डिप्लीशन हो गया उसके बाद क्या क्या स्टेप उठाए गए, और ओजोन लेयर के इफेक्ट्स क्या क्या है, ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो पहले देखते हैं कि वेस्ट होता क्या है। तो कोई भी अनवांटेड या फिर यूजलेस मटेरियल है, जो चीज हमारे काम की नहीं है वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। कोई भी चीज हो जो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है वो क्या होगी, हमारे लिए वेस्ट है। वो रबी स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, गार्बेज जंक कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज वेस्ट इज इन एनी अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल। वेस्ट है वो कोई भी अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल हो सकता है, जो हमारे काम का नहीं है वो हमारे लिए वेस्ट है। वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज रबिश, ट्रैश, रिफ्यूज, गार्बेज, जंक। वेस्ट को बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं। फिर हमें पढ़ना है सॉलिड वेस्ट के बारे में, इसी का मैनेजमेंट हमें देखना। जो सॉलिड वेस्ट है, जो ना ही तो क्या किसी चीज में सोल्यूबल होता है, उस वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड वेस्ट। मतलब ये मान के चलो, नॉन सोल्यूबल मटेरियल जितने भी प्रेजेंट है, वो चाहे किसी इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हो या फिर डोमेस्टिक वेस्ट हो, वो सारा का सारा किसमें इंक्लूड होगा, जो सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड होगा। तो सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन क्या है, द नॉन लिविंग लिक्विड नॉन सोल्यूबल मटेरियल ranging from municipal garbage to industrial waste that contain complex and sometimes hazardous substances। जो भी वेस्ट नॉन सोल्यूबल है, नॉन लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो इंडस्ट्री से निकला हो चाहे फिर वो डोमेस्टिक वेस्ट हो, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है और हमारे लिए क्या है, हजार्डस सब्सटेंस के रूप में भी वो हो सकता है, मतलब उसके कोई ना कोई नुकसान भी हो सकते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। सॉलिड वेस्ट है वो मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हाउस होल्ड वेस्ट, घर से जो वेस्ट निकलता है उसको हाउस होल्ड वेस्ट बोलेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है वहां से जो वेस्ट निकलेगा उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, हजार्डस वेस्ट होता है।
फिर है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकल रहा है, अलग अलग हॉस्पिटल से वहां से जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम बोलेंगे बायोमेडिकल वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है उसको वो डिकम्पोजेबल है नहीं है, उसके बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होगा जो डिकम्पोज हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। वो वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिकम्पोज हो गया, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो रहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे काम ही नहीं कर पा रहे, वो मिट्टी में नहीं मिल सकता, उस वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सब्सटेंस विच कैन बी decomposed by the action of microorganisms are called biodegradable waste। जो वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे फंक्शनिंग कर रहे हैं, उस पे अपना एक्शन शो कर रहे हैं, उसकी वजह से वो वेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया, सोयल में कन्वर्ट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं फ्रूट वेजिटेबल पील, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का छिलका होता है वो कॉटन हो जाएगा, जूट हो जाएगा, डंग, पेपर, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोजेबल नहीं है, सब्सटेंस विच कैन नॉट डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो वेस्ट जो कि क्या नहीं हो रहा, डिकम्पोज नहीं हो रहा, किसकी वजह से, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके एक्शन की वजह से वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, वो मिट्टी में मिल नहीं रहा, वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लास्टिक, पॉलिथीन प्लास्टिक में ही आ जाएगा कि जो पॉलिथीन होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है। इसके अलावा मेटल्स हो जाएंगे, सिंथेटिक फाइबर्स हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर काम करते हैं। तो microorganism release enzyme by which decompose the material, but these enzymes are specific in their action, that's why enzyme cannot decompose all the material। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अलग अलग एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि वेस्ट को डिकम्पोज कर देगा। आप घर में कोई भी सड़ी हुई सब्जी वगैरह है उसको बाहर फेंक देते हो, तो 2-3 दिन बाद देखोगे तो वो थोड़ा थोड़ा उसे एक बहुत बुरी सी स्मेल आएगी, और कुछ एक वीक के बाद उस चीज को देखोगे तो वो कंप्लीटली मिट्टी के अंदर मिक्सअप हो जाता है। और इसी जगह आप प्लास्टिक के कोई पॉलिथीन ही फेंक के देख लो, 10 साल बाद भी देखोगे तो वो वहीं पे पड़ी मिलेगी आपको। हाँ, ये हो सकता है कि वो मिट्टी के नीचे दब जाएगी लेकिन डिकम्पोज नहीं होगी वो। तो यही दोनों क्या एग्जाम्पल है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वैसे भी आप इन सब चीजों को 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। और ज्यादा पीछे ना जाए, 9th क्लास में ही आपने ये नेचुरल रिसोर्स वाले चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा होगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कैसे करें। अब वेस्ट क्या मतलब, गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप के डस्टबिन बनाए हुए हैं कि भाई इनमें वेस्ट डालना चाहिए, म्युनिसिपल कमेटी बनाई गई है, वो वेस्ट को लेके जाएंगी, लैंडफिल साइट पे डालेंगी अगर, और फिर भी हम क्या करते हैं, कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो सॉलिड वेस्ट है वो डिकम्पोजेबल नहीं है। ज्यादातर वेस्ट कैसा, जैसे प्लास्टिक से रिलेटेड वेस्ट हो गया, वो डिकम्पोजेबल नहीं है, तो उसकी अमाउंट अर्थ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और वो क्या एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए, जो वेस्ट है, उस सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोजल उसका कैसे किया जाए ताकि वो अर्थ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए एक प्रॉब्लम ना बने। तो वही सारे स्टेप्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड्स का यूज करके हम वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बायोगैस प्लांट। तो हम वेस्ट डिस्पोजल वाला डिस्कस कर रहे थे, तो वेस्ट डिस्पोजल में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में हम क्या कर सकते हैं,
बायोगैस प्लांट में जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, मतलब फ्रूट पिल्स हो गए, डंग हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, तो उस सबको हम एक बायोगैस प्लांट बना के उसमें डाल के और जो बायोगैस का प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। मीथेन के फॉर्म में बायोगैस जो फॉर्म होती है वो होगी, और साथ में इससे ऑर्गेनिक जो मैन्योर होता है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, डिकम्पोजेबल सब्सटेंसेस हैं, फूड से रिलेटेड कोई भी वेस्ट हो गया या पेपर वेस्ट हो गया, इसके अलावा एनिमल वेस्ट हो गया या क्रॉप वेस्ट जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो, तो उन सब से का हम किसमें उन सबको डिकम्पोज करके जो बायोगैस प्लांट है उसकी हेल्प से उसको डिकम्पोज करके हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसके अलावा मैन्योर है वो बनेगा, उसका हम एज अ फर्टिलाइजर खेतों में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास बायोगैस प्लांट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, डिकम्पोजेबल वेस्ट है, उसका हम यूज करेंगे किस लिए, उसको उससे बायोगैस बनाने के लिए, और जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसकी फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन करने के लिए। फिर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें वाटर से रिलेटेड जितने भी वाटर ड्रेन्स होती हैं उनके अंदर जो वेस्ट प्रेजेंट है, पॉली बैग हो गया या कोई और वेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट, तो पहले उस वाटर को हम ट्रीट कर लें, जो सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद किसी रिवर वगैरह में मिक्स करें, तो इससे उस पानी के अंदर जितनी भी गंदगी थी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर वो गंदा पानी एज इट इज हम किसी रिवर के अंदर डालेंगे तो वो उस रिवर को भी पोल्यूट करेगा। तो इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पे वो जो ड्रेन वाटर होता है उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसके बाद फिर रिवर या फिर और किसी वाटर बॉडी में मिक्स किया जा रहा है तो उसमें कर सकते हैं। फिर है लैंडफिल। लैंडफिल में क्या किया जाता है कि पूरे के पूरे किसी भी कोई भी सिटी है उसका पूरा का पूरा वेस्ट इकट्ठा किया और एक पर्टिकुलर जगह बनाई रखते हैं, वहां पे इस वेस्ट को लाके डाल दिया जाता है। वहां से जो डिकम्पोजेबल वेस्ट है उसको अलग कर लिया जाता है, जो नॉन डिकम्पोजेबल मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसको अलग कर लिया जाता है, और फिर उनको वहां पे ट्रीट किया जाता है। द वेस्ट आर बरीड इन लो lying area and are compacted by the rolling and bulldozers। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको पहले जलाया जाएगा, फिर उसके बाद बुलडोजर की हेल्प से उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बना दी जाती है उसकी। फिर है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में सेम प्रोसेस होगी, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे कंपोस्ट पिट के अंदर डाल के उससे हम क्या बना सकते हैं, मैन्योर है वो बना सकते हैं। Organic waste are filled in a compost pit and covered with a layer of soil। soil से उसको cover कर दो, but after about 3 months garbage is changed into manure। एक गड्ढा खोदा, उसमें जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, पेपर वगैरह हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, उस सबको उसके अंदर डालो, उसको मिट्टी से कवर कर दो। आफ्टर 3 मंथ, अराउंड 3 मंथ आप उस बाद उसको देखोगे तो वो खाद बना हुआ मिलेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के फॉर्म में वो वहां पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा रिसाइकलिंग, कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह होती है इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो उस वेस्ट को दोबारा से रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट बना के हम उसको यूज कर लेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकिल टू मेक न्यू आइटम्स। नए आइटम्स बनाने के लिए उसका हम यूज कर सकते हैं। रीयूज, रीयूज में एक ही चीज का बार बार हम यूज कर सके, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं या फिर प्लास्टिक के चीज होती है या फिर ग्लास से, कांच से बनी हुई कुछ चीजें होती है, तो उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए टेक्निक्स कि किन किन मेथड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल वाला जो टॉपिक था ये भी हमारा हो गया कि वेस्ट होता क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट के कौन कौन से टाइप है, डिकम्पोजेबल के बेसिस पे इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी टेक्निक्स है उनको यूज किया जाता है किस लिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए। अब आज की क्लास में हमने ओजोन, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है वो पढ़ लिया, और वेस्ट क्या है, वेस्ट डिस्पोजल की कौन कौन सी मेथड अप्लाई किए जाते हैं वो हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ जो अपना चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट वो होता है फिनिश। अब हर एक चैप्टर की 1 by 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो आएगी, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो
अच्छे से अपने साथ-साथ वीडियोज़ देखते रहो और एनसीईआरटी से अपने टॉपिक से उनको क्लियर करते रहो। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।